बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं हूं कदर शफ़क़त और मैं आज आपके लिए करने जा रही हूँ नावल तुम जो आए ज़िंदगी में इस कलम शगुफ्ता कंवल की एपिसोड 5 की रीडिंग। ओके, तो देखते हैं क्या होता है। पिछली किस्त में हमने जैसे कि देखा था कि अमसाल जाती है और वो देखते हैं कि हमारी दी ईवल लेडी, दी डेंजर लेडी क्या बोलती है, क्या सॉरी करेगी या नहीं करेगी। तो आए चलते हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। अपने कमरे में जाकर वो काफ़ी देर तक रोती रही। खूब सारा रो लेने के बाद वॉशरूम में जाकर मुंह पर पानी के छींटे मारे, अपनी हालत दुरुस्त की और कमरे से बाहर निकल गई। इसके कमरे में जाकर तो वो कमरे में नहीं था। मुलाजमा से पूछा तो इसने बताया कि वो स्टडी रूम में है और अमान और शहरियार भी वही हैं। चलो अच्छा है, भाई के सामने ही सॉरी कहूँगी। सोचते हुए वो नीचे आई। स्टडी रूम के बाहर जाके इसे नए सिरे से गुस्सा चढ़ा था। आहर को इसकी वजह से इसका भाई नाराज़ हो गया था। खुद को कंट्रोल करते हुए इसने दहाड़ से दरवाज़ा खोला और आंधी तूफान की तरह अंदर दाखिल होकर सोफे पर बैठे फाइल स्टडी करते आदिल के सर पर जा खड़ी हुई, जो कि मगन अंदाज में किसी केस की फाइल देख रहा था। इस अचानक पड़ने वाली इफ्तिताह तो वो उछल के रह गया। फाइल हाथ से गिरते गिरते बची को अपने सामने देखकर इसने गहरी सांस ली। सॉरी करने आई हूँ। अमसाल ने एक पाँव सोफे के सामने पड़े टेबल पर रखा और कहनी घुटने पर टकाकर इसकी तरफ झुकते हुए चबा कर कहा। अंदाज वार्न करने वाला था। इसने एक नज़र इसके पाँव की तरफ देखा और फिर इसकी शोला उगलती आंखों को। शहरियार ने अपनी मुस्कुराहट दबाई, जानता था इसका गुस्सा भी आदिल पर निकलेगा। तुम सॉरी करने आई हो या धमकाने? आदिल ने बेसाख्ता पूछा। मेरे क्या मजाल जो मैं एसपी आदिल उमर शाह को धमका सकूं। बहरहाल मैंने जो आपकी शान में गुस्ताखी की, इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपसे माफ़ी चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा और अपने कज़न को भी बता दीजिएगा कि आप मुझे माफ़ कर चुके हैं। मैं ताउम्र आपकी एहसानमंद रहूँगी। एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए मिसाल ने कहा और जिस रफ्तार से आई थी इसी से वापस लौट गई। पीछे वो झरझरी लेके रह गए। यार शहरी, आज के बाद कुछ भी हो जाए तुम इसे सॉरी करने का नहीं बोलोगे? मैं बाज आया ऐसी सॉरी से, मेरा भी दिल अभी तक धड़क रहा है। आदिल के बेजारगी से दिल पर हाथ रख के कहने पर अमान का कहका कब का रुका बुलंद हुआ। स्टडी के दरवाजे पर खड़े जुरवा उल्टे कदमों पलटी। हर को इसे सबको बताना था। हम साल तेज तेज कदमों से बाहर निकली। शहयार की काफ़ी लेकर आती सारिया बेगम देख कर रुकी। मामा, आपके बेटे ने इस 2 नंबर जाली एसपी के लिए मुझे डांटा। मैं भी अब बात नहीं करूँगी इनसे, इनके साथ बैठकर खाना भी नहीं खाऊंगी, अपने शूज एसपी खुद ही बांध लूँगी और इनके ऑफिस भी नहीं जाऊँगी। सारिया बेगम से कहती ये जा वो जा। तुम्हारे लिए पैगाम है शहरी। सारिया बेगम ने मुस्कुराते हुए काफ़ी शहरियार को पकड़ाई। सुन चुका हूँ, आप फिक्र मत करें, मैं मना लूँगा। शहरियार ने हंसते हुए कहा। आप ही क्या कह रही हैं? मेरे पास एक मज़े की खबर है, आप लोगों को सुनेंगी तो हैरान रह जाएंगी। ज़रवा ने चहकते हुए कहा। क्यों, ऐसी क्या बात है जो तुम इतनी पुरजोश हो रही हो? रामी ने मुस्कुराते हुए पूछा। अरे आप ही आप सुने तो, आपको पता है मैं अभी आदा लाला की दुर्गत बनते देख कर आई हूँ। ज़रवा ने बिला आखिर बिल्ली थैले से निकाली। व्हाट? आदा लाला की दुर्गत? इम्पॉसिबल। ज़रवा चिंता कितनी बार कहे, लंबी लंबी मत छोड़ा करो, शमी ने इसे टोका। मैं सच कह रही हूँ, अभी अपनी आंखों से देख कर आ रही हूँ। अमसाल आपी के हत्थे चढ़े हुए थे। आपको पता है जिम में जो भी हुआ वो अमसाल आपी और बाज़िल लाले ने किया है। शायद इसी बात पर वो सॉरी कर रही थी और सॉरी भी इस अंदाज में कर रही थी कि साफ लग रहा था कि वो धमका रही हैं। और आपको पता है आदिल लाला आगे से कुछ नहीं बोले, बस आंखें फाड़े इन्हें देख रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है? आदिल लाला और किसी की बातें सुन ले, वो भी एक लड़की की? हो ही नहीं सकता। सानिया ने नफ़ी में सर हिलाया। अरे सॉरी, तुम्हें याद नहीं है, इस दिन अमान भी बता रहा था कि आदिल पहले भी इन्हें भुगत चुका है। अब की बार रमल ने कहा। लगता है सानिया तुम्हारी दुआएं कबूल हो गई हैं। रामीन ने हंसते हुए कहा। तुम कितनी बदतमीज़ हो, हमें नहीं बता सकती थी? हम भी देख लेते। अच्छा और बताओ क्या हुआ वहाँ पर? सानिया ने इश्तियाक से पूछा तो ज़रवा उठकर अमसाल के अंदाज में खड़ी होकर इन्हें बताने लगी। अगली सुबह वो खुद ही तैयार होकर एक्सरसाइज के लिए नीचे आ गई थी। सीढ़ियों पर खड़े शहरियार की तरफ देखे बगैर इसके पास जाकर खड़ी हुई। इसका अंदाज देखकर शहरियार बेख्तियार मुस्कुरा दिया। शहरियार अपनी शहर वाली जिम की मशीनरी आदिल के बहुत मना करने के बावजूद भी हवेली में शिफ्ट कर चुका था। नसीब दुश्मना, तबीयत और मूड दोनों खराब लगते हैं। सीढ़ियाँ उतरते बाज़िल ने हाँक लगाई, लेकिन कोई जवाब न पाकर तशवीश से शहरियार की तरफ देखा तो इसने सर हिला दिया। आज हम जिम नहीं जा रहे, आओ कहीं बाहर चलते हैं। शहनाज ने अमसाल की तरफ हाथ बढ़ाया, जो इसने मुंह बनाते हुए पकड़ लिया। वो जानता था जितना भी इससे नाराज़ सही वो इसका हाथ नहीं झटकेगी। बाहर निकलते ही इसने बाज़िल को इशारा किया तो वो आगे चला गया। आते जाते लोग इन दोनों को देखकर हैरान थे। इन लोगों ने कहाँ शाह फैमिली के बच्चों को, स्पेशली लड़कियों को यूँ बाहर देखा था।
थोड़ी सी वॉक के बाद शैयान ने इसे एक दरख्त के नीचे बिठाया और खुद भी इसके पास बैठ गया। मेरा बेटा नाराज़ है मुझसे। शैयान ने इसका हाथ पकड़ कर लबों से लगाया तो इसने मुंह बसोड़ते हुए रूह मोड़ा। अच्छा इधर मेरी तरफ तो देखो ना। शैयान ने इसका रूह अपनी तरफ किया। आपने इस 9 नंबर जाली और खड़ूस एसपी के लिए मुझे डांटा। डांटा तो चलो एक तरफ, आप नाराज़ हो गए थे। अमसाल ने डुबडुबाई आंखों से इसे देखा। देखो भाई की जान, वो ज़रूरी था। मैं नहीं चाहता था कोई मेरी गुड़िया के लिए अपने दिल में मैल रखे या फिर तुम्हारे बारे में कोई गलत सोचे। सुने कि गाँव आई, यहाँ पर लोग छोटी छोटी बातों को नोट करते हैं। भला सोचो मुझे कैसा लगता है जब कोई मुझे कहता है कि शैया की बहन बदतमीज़ है। तो मैं समझ रही हो ना मेरी बात। पहले कभी डांटा या मना किया किसी बात से? शैया ने इसके आंसू साफ करते हुए कहा तो इसने सर हिला दिया। आपको पता है मैं इतना रोई थी। अमसाल ने आंखें फैलाई। सॉरी भाई की जान, दोबारा नहीं डांटूंगा। शैया ने इसे अपने साथ लगाया। अगर सुलह हो गई हो तो फिर घर चले, मुझे बहुत भूख लग रही है। रात भी खाना नहीं खाया था। बादल ने एंट्री मारी। क्यों, तुमने क्यों नहीं खाया था? अमसाल ने हैरानी से पूछा। क्योंकि तुमने नहीं खाया था ना। मामा ने मुझे बताया कि आप दोनों की इकट्ठी चल रही है। बादल ने इसका गाल खींचा। वैसे राज की बात बताऊं, मैंने भी नहीं खाया था। हैं? क्यों, दोनों ने यकसमन? क्योंकि मेरे ट्विंस ने नहीं खाया था ना। शैयार हंसते हुए कहा तो वो भी हंस दिए। इन तीनों को मुस्कुराता देख, अंदर आता देख सारिया बेगम दिल ही दिल में इनकी नज़र उतारती किचन की तरफ बढ़ी, क्योंकि वो जानती थी अब भी शोर मच जाएगा नाश्ते का। अरे तुम कब आ रहे हो? कब भाई? अमसाल ने इसके गले लगी। बस अभी अभी आया हूँ। तो तुम यहाँ आकर भूल ही गई हो? मैंने सोचा मैं मिल लाऊँ। अदी ने इसकी पेशानी चूमी। तुम्हें पता तो है हमारी यूनिट स्टार्ट हो चुकी है, असाइनमेंट्स भी मिलना शुरू हो गए हैं, तो टाइम ही नहीं मिलता। अच्छा ये बताओ, दिल लग गया तुम लोगों का यहाँ? अदीद ने से पूछा। हाँ, आपको तो पता है हम कहीं भी अपना दिल लगा लेते हैं। ये तो है। अदीद हंसा था। कैसी है बड़ी मॉम? सारिया बेगम लाउंज में दाखिल हुई तो अदीद ने खड़े होते पूछा। मैं ठीक हूँ। फारिया कैसी है? इसको भी ले आते। सारिया बेगम ने कहा। एक्चुअली इनकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी इसलिए नहीं आ सकी। क्यों, क्या हुआ इससे? वह ब्लड प्रेशर और फीवर। कई बार कह चाहूँ कि टेस्ट करवा ले, लेकिन हर बार मना कर देती हैं। चलो अल्लाह खैर करेगा। अच्छा तुम खाना तो खा के जाओगे ना? नहीं बड़ी माँ, मुझे अभी जाना है, कुछ स्टाफ हायर करना है, तो अभी 1 घंटे बाद इंटरव्यू लेने हैं। मैं फिर आऊँगा। अभी बस ये बादल और साले से मिलने आ गया। अदित ने कहा। अरे वाह अदी, आज आपके साथ मैं भी इंटरव्यू लूँगी। मैं आपके साथ चलती हूँ। साले चाहते हुए। ठीक है, तुम तैयार हो जाओ फिर चलते हैं। हरगिज़ नहीं, सुकून से बैठो। एक तो जगह, हर जगह तुम्हें जाना होता है और इन को भी देखो फ़ौरन ले जाने को तैयार हो जाते हैं। वैसे भी तुमने शायद ठीक से सुना नहीं, अदीत ने स्टाफ हायर करना है, फायर नहीं करना जो तुम्हें साथ ले जाए। अदीत के फौरी हामी बनने पर सारिया बेगम तप गई। कुछ नहीं होता यार बड़ी मॉम, बस मैंने कह दिया ना अदीत कि ये नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। इससे पहले वो अपनी बात मुकम्मल करता सारिया बेगम ने उसे टोका। सॉरी, अदीत ने कान पकड़ा। अच्छा ठीक, नहीं जाती। अमसाल ने एहसान करने वाले अंदाज में कहा। दोबारा से इसके साथ बातों में मगन होगी। हाय डीजे खाला, क्या कर रही हैं? अमसाल ने किचन में दाखिल होते ही चूल्हे के पास खड़ी खदीजा बेगम से कहा। रम्मल और सानिया ने इसे हैरत से देखा। अमसाल तमीज़ करो, खाला है तुम्हारी, हम उम्र नहीं है, किस तरह से बात कर रही हो? सारिया बेगम ने इसे घूरा। ओहो अमसाल की माँ, मैं कब बदतमीज़ी कर रही हूँ? मैंने तो इन्हें इनके नेम से पुकारा है। वो मैंने ना एक नावल में पढ़ा था, एक लड़की का नाम हदीजा होता है तो सब प्यार से इसे डीजे कहते थे। आज से मैं भी, बल्कि हम सब ही इन्हें इसी नाम से पुकारेंगे। अमसाल ने लाड से सारिया बेगम के गले में बाहें डाली। ताईजान आप क्या बना रही हैं? अरे वाह भिंडी, मज़ा आ जाएगा। अमसाल ने चम्मच से साले निकाल कर मुँह में डाला तो वो इसका अंदाज़ देकर हंस दी, जबकि सारिया बेगम साथ झटक के रह गई। अच्छा फ़ौज़िया ये डार्लिंग, मैंने ना हवेली की पिछली तरफ भी एक बड़ा सा किचन देखा है, वो किसके इस्तेमाल में? अमसाल ने सलाद देती जमल के आगे से सलाद का टुकड़ा उठाया। बेटा ये किचन घर के लोगों के लिए, और अगर ज़्यादा लोगों का खाना बनाना हो, कोई तकरीब वगैरह हो या कोई बड़ी दावत हो, तो वो वाला किचन तब इस्तेमाल किया जाता है। और इस किचन में भी खाना वगैरह हम खुद ही बनाते हैं, जबकि बाहर वाले में मुलाजिम खाना बनाते हैं। फ़ौज़िया बेगम ने इसे तफसील बताई तो इसने सारे हिला दिया। सही। रमल ने सलाद एक प्लेट में डलवाकर बाहर निकल गई। सॉरी भाभी। खदीजा आपा, अगर कोई बात बुरी लगी हो तो ये ऐसे ही बोलती रहती है। सारी बेगम सफाई देना चाहिए। अरे कोई बात नहीं है, इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? इसने कौन सा हमसे कोई बदतमीज़ी की है? फौजिया बेगम ने कहा तो खदीजा बेगम ने भी तायद की। खदीजा वो मिर्ची वाला डिब्बा देना। फौजिया बेगम, अरे मोमानी जान, खदीजा नहीं डीजे कहें। अभी हम साल कह के तो गई है कि डीजे के नाम से बुलाया जाएगा। रमल ने हंसते हुए कहा तो सब हंस दिए। बहू ये बाज़िल कहाँ है? और अमसाल अभी कब से नज़र नहीं आई? बीजान ने सारिया बेगम से पूछा। पता नहीं, बीजान यही कहीं होंगे और अमसाल भी इसी के साथ होगी। ये जहाँ भी जाते हैं इकट्ठे ही जाते हैं। सारिया बेगम ने जवाब दिया। सुनो, तुमने बाज़िल और अमसाल को कहीं देखा है? सारिया बेगम ने सामने से आती मुलाजमा से पूछा। जी बीबी, वो दोनों गेट के पास खड़े थे, शायद कहीं बाहर जा रहे थे। मुलाजमा के बताने पर सारिया बेगम ने सर हिला दिया। तकरीबन आधे घंटे बाद वो दोनों बातें करते हुए हाल में दाखिल हुई। तुम दोनों की सवारी कहाँ से आ रही है? सारिया बेगम ने पूछा।
वो हम ना गाँव देखने गए हुए थे, वो काफ़ी दिन हो गया हमें आए हुए, तो सोचा गाँव दिखाएँ, सारा गाँव घूम के आए हैं, बहुत मज़ा आया। लोग हमसे पूछ रहे थे कि गाँव में नए आए हो, पहले कभी नहीं देखा। और आपको पता है, जब हमने बताया कि हम मुस्तफ़ा शाह के पोते हैं, तो सब लोग हमारे गिर जमा हो गए। क्या प्रोटोकॉल मिला है कसम से, इश्तहारियों वाली फीलिंग आ रही थी। साल के नाश्ता शुरू होने पर सारिया बेगम से घुर के रह गई। आप भी लोगों को सुपर स्टारों वाली फीलिंग आती है, आपको इश्तहारियों वाली आ रही थी। पास बैठी कॉलेज का काम करती ज़रबा ने कहा। वो नॉर्मल लोग होते हैं ज़रबा, और वैसे भी खिसके हुए लोगों की बातों को ध्यान से नहीं सुनते। अंदर आते आदल ने अमसाल की बात सुनकर जवाब दिया, ज़रवा जानी, जब तुम्हारा भाई कह रहा है कि खिसके हुए लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देते, तो क्यों अपने बात के भाई की बात सुन लिए। अमसाल कहाँ उधार रखने वाली थी। साले तुम बदतमीज़ी नहीं करो, आदल उम्र में कितना बड़ा है तुमसे। सारिया बेगम ने इसे टोका। मामा शुरू से इसने किया था, अमसाल ने मुंह बनाते हुए कहा। साले मैंने शायद अब भी तुमसे ही कहा है कि तमीज़ से बात करो। सारिया बेगम ने इसे घूरा। अरे छोड़े ना, हाला जानी कौन सा पहली बार है, पहले भी बहुत बार बदतमीज़ी कर चुकी है, अब तो मुझे आदत हो चुकी है। अमसाल, तुम हाला को बताया नहीं कि यहाँ आने से पहले भी हमारी मुलाकात हो चुकी है। आदल ने इसकी तरफ मुस्कुराहट उछालते हुए कहा। तो अमसाल की आंखें खुली थी जब, अगर जो सारिया बेगम को इनके पुलिस स्टेशन जाने का पता चलता, तो उन्होंने इतने सारे लोगों की मौजूदगी की परवाह किए बगैर जो जलील करना था उसकी हद नहीं थी। और अभी तो इनकी महफूज पनाहगार शहरियार और आसिम साहब भी घर पर नहीं थे। अच्छा वाकई का, आप साले तुमने मुझे बताया नहीं, सारिया बेगम ने पूछा। वो एक्चुअली हाला जानी कुछ दिन पहले आप ड्यूटी से आए हैं तो थक गए होंगे ना, जाके रेस्ट कर ले। इससे पहले वो बात खत्म, साल ने जल्दी से इसे टोका। आदत तो लफ्ज़ आप पर ही अटका था, इतनी इज्जत नहीं, मैं तो नहीं थका हुआ, बिल्कुल फ्रेश हूँ। आदल मुस्कुराते हुए सोफे से टेक लगा कर बैठ गया। इतने दिनों में इसे इतना अंदाज़ा हो गया कि सारिया बेगम भी इनकी हरकतों से आजिज़ हैं। हाँ, तो हालां मैं कह रहा था कि इसने अमसाल की बेचैन शक्ल देखी और दोबारा बात शुरू की। मैं चाय आपके लिए चाय लाऊं? अमसाल ने मासूम सी सूरत बनाई तो इसने आईब्रो झुकाए। तुम और चाय बना कर लाओगी? साले क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सारिया बेगम ने हैरानी से कहा। अच्छा खाला, मैं चेंज करके आता हूँ। आदिल इस पर तरस खाकर उठा तो अमसाल ने सुकून का सांस लिया। आइंदा मुझसे सोच समझ कर उलझना, वरना एक की चार लगाकर हाला को बताऊंगा। सारे घर वालों के सामने जो बेइज्जती होगी ना, कसम से देखते हुए मज़ा आ जाएगा। और अगर जो मैंने इन्हें बता दिया कि तुम थाने भी चक्कर लगा चुकी हो, शाह खानदान की बेटी, और पुलिस स्टेशन, वैसे क्या ख्याल है? अभी ना बता दूँ? शहरी और राशन चाचू भी घर पे नहीं है, तो बगैर किसी रोक टोक के लाइव बेइज्जती देखने की बात ही कुछ और होगी। चाय दे जाना, आहिर को इतने प्यार से ऑफर की है। आदल ने इसके पास से गुजरते हुए रुक कर सरगोशी की तो वो दांत पीस के रह गई। साले बाजी, तुम लोग तैयार रहना, मैं 2 घंटे तक आ जाऊंगा, फिर साथ में चलेंगे। शैया ने दोनों को कहा। क्यों भाई, कहाँ जाना है? अमसाल ने कहा। व्हाट, हैरत है, तुम दोनों भूल गए? हाँ भाई, हमें याद नहीं, कहीं जाना था क्या आपके पास? बादल ने पूछा। भाई अनस के वलीमे में नहीं जाना क्या? वैसे मुझे भी भूल गया था, कल रेस्टोरेंट में नजर आया था तो अनस ने मुझे याद दिलाया। ओ माय गॉड, मुझे तो याद ही नहीं था, जबकि मेन्यू भी पसंद कर डलवाया था। मिसाल ने सर पर हाथ मारा। और शहरियार इसका अंदाज देखकर हंस दिया। मगर भाई, मैंने तो शॉपिंग भी नहीं की और मेरे पास ड्रेस भी नहीं है, जो हैं वो तो घर पड़े हैं और मैं क्या पहनूंगी? मिसाल ने फिक्रमंदी लाहक हुई। लो, इसमें फ़िक्र की क्या बात है, मॉल जाके ले आओ। बासिल ने कहा। ओहो, अब तो टाइम ही बहुत कम है, ड्रेस मैचिंग, जूता, ज्वेलरी वगैरह, आधा घंटा तो जाते जाते लग जाएगा ना। अच्छा टेंशन ना लो, तुम आओ मेरे साथ। शैयान ने इसका हाथ पकड़ते हुए कहा और बाहर लान की तरफ बढ़ा। एक्सक्यूज़ मी, आयशा, आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी। बाहर लान में बैठी आयशा के पास जाकर शैयान ने नरमी से कहा। जी बताएं। आपके पास कोई अच्छा सा ड्रेस है तो आप साले को दे देंगी, इसको वलीमे की तकरीब अटेंड करनी है। वो दरअसल इसे भी याद नहीं था और मेरे भी जहन से निकल गया था कि तकरीब का तो ये शॉपिंग नहीं करती। सो प्लीज़ अगर हो सके तो जी ज़रूर, मेरे पास ड्रेसेस पड़े हैं जो बिल्कुल न्यू है और गैर इस्तेमाल शुदा हैं। अमसाल आओ मेरे साथ, तुम खुद देख लो, जो तुम्हें अच्छा लगे ले लेना। आयशा ने पहले शहरियार और फिर अमसाल को कहा तो शहरियार थैंक्स करता हुआ चला गया, जबकि आयशा अमसाल के साथ चल दी। वाह, आप पे इतने सारे ड्रेसेस, और वो भी सारे के सारे डिज़ाइनर। किस डिज़ाइनर के हैं? अमसाल की आंखें फैली थी। मैंने बनाया। आयशा की बात पर अमसाल का मुंह खुल गया। हाँ सच्ची, आप ये आपने बनाया है? लाला, सभी कितने प्यारे हैं, मैंने तो कभी ऐसे डिज़ाइंस नहीं देखे। ओ गॉड, आप बहुत प्यारे हैं। तुम्हें अच्छे लगे? आयशा के पूछने पर इसने ज़ोर ज़ोर से सारे हिलाया। हाँ ना आपो, आप अपनी बतौर क्यों नहीं खोल लेती? सच्ची में बड़े बड़े डिज़ाइनर की छुट्टी हो जाएगी। मुझे शौक़ है ड्रेस डिज़ाइनिंग का, और जहाँ तक रही बुटीक की बात, तो आदल लाला ने इजाज़त नहीं दी मुझे।
एक तो ये आपके आदल लाला, मुझे ना हर काम में घुसना ज़रूरी होता है क्या? हम साल इसकी बात सुनकर चिढ़ी तो आयशा हंसती। अच्छा बताओ कौन सा वाला पसंद है? आयशा ने से कहा तो वो ड्रेस देखने लगी। यार आपको आप खुद ही सिलेक्ट कर दो ना, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। इतने सारे देखकर अमसाल ने बेचारगी से कहा तो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी और एक वाइट कलर की फ्रॉक को इसके साथ लगाया। परफेक्ट, ये अच्छा लग रहा है, ट्राई करो। वो फ्रॉक लेकर चेंजिंग रूम में चली गई। गुड, बहुत अच्छा लग रहा है, चलो मैं तुम्हें इसके साथ मैचिंग सैंडल और ज्वेलरी वगैरह देती हूँ। तकरीबन 2 घंटे बाद शहरयार हो चुका था और तैयार होकर वो और बाज़िल अमसाल का इंतज़ार कर रहे थे, जो कि आने का नाम ही नहीं ले रही थी। शहरयार तो सुकून से बैठा था जबकि बाज़िल हादसा झुंझला चुका था और अब आवाज़ों पे आवाज़ें लगाए जा रहा था। आधे घंटे बाद वो सीढ़ियों से उतरती दिखाई दी तो बाज़िल ने सुकून का सांस लिया जबकि शहरयार मुस्कुराता हुआ उठा। वाइट कलर की फ्रॉक के साथ रेड दुपट्टे का हिजाब लिया, हाथों में रेड कलर की चूड़ियाँ पहने, हल्के से मेकअप के साथ वो बहुत प्यारी लग रही थी। कैसी लग रही हूँ भाई? हम साले शहरयार के सामने खड़े होकर गोल गोल घूमी। बहुत प्यारी लग रही है मेरी प्रिंसेस। भाई आपका प्रिंस भी खड़ा है, बादल ने दांत दिखाए। हाँ हाँ, तुम भी हैंडसम लग रही हो। शहरयार ने दोनों के सर पे से पैसे वारते हुए मुलाजमा को दिए। हैंडसम नहीं भाई, ब्यूटीफुल कहे, हमसाल ने हंसते हुए कहा तो शहरयार ने हल्का सा कहका लगाया तो बादल ने मुंह बनाते हुए कहा इसके गाल खींचे। वो लोग गैराज तक पहुंचे तो पुलिस जीप से आदल उतरता दिखाई दिया। तुम लोग कहीं जा रहे हो? आदल ने इनकी तैयारी देखी तो पूछा। हाँ, वो एक दोस्त का वलीमा है तो वहीं जा रहे हैं, शहरियार ने जवाब दिया। हम सही। आदल एक नज़र अमसाल को देखता हुआ आगे बढ़ गया। सानिया आपी, आपको पता है अमसाल आपी भी शहरियार लाला और बाज़िल लाला के साथ साथ शहर किसी शादी में गई हैं? ज़रवा ने सानिया से कहा। अच्छा, तुम्हें किसने बताया? सानिया ने किताब से सर उठाया। मैंने अभी खुद देखा है और आपको पता है वो शहरियार लाला से पूछ रही थी कि वो कैसी लग रही हैं तो उन्होंने ना सिर्फ इनकी तारीफ़ की बल्कि इन पर से पैसे भी वार कर मुलाजमा कर दिए। कितने अच्छे हैं ना अमसाल आपी के तीनों भाई, कितनी लकी हैं वो सब, बहुत ख्याल रखते हैं इनका। और एक हमारे भाई हैं आदल लाला, उन्होंने कभी हमसे अच्छे से बात तक नहीं की। ज़रवा ने कहा तो सानिया खामोश होगी। इसे भी हमेशा से यही शिकवा रहा और अब अमसाल के लिए इसके भाइयों की मोहब्बत देखकर मज़ीद एहसास होता था। वो लोग मैरिज हॉल पहुंचे तो इस्तकबालिए पर खड़े हमदान ने इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया और अपनी फैमिली से मिलवाने के बाद इन्हें लेकर स्टेज की तरफ गया। ले अनस भाई, आपके स्पेशल मेहमान आ गए हैं। हमदान ने अनस के पास जाकर कहा तो वो मुस्कुरा दिया। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग आओगे। अनस ने कहा। ही कैसे नहीं आते, शादी का खाना खाने के लिए हम लोग बगैर दावत के पहुंच जाते हैं। यहाँ तो फिर आप अपने दावत दी थी, बासिल ने हंसते हुए कहा। वैसे हमारा मेन्यू शामिल है ना? अमसाल ने राजदारी से पूछा तो अनस हंस दिया। शहयार इनको छोड़कर अपने कुछ जानने वालों के साथ बातों में मसरूफ़ हो गया। हाँ शामिल है, बस थोड़ी देर में खाना सर्व होना शुरू हो जाएगा और तुम्हारी भाभी से मिलवा दो लोग, कहते हुए वो मुड़ा। मदीहा, इनसे मिलो, ये अमसाल और बासिल हैं। मैंने बताया था इनके बारे में तुम्हें। इसने कहा तो इसने से कैसी हैं भाभी आप? लुकिंग ब्यूटीफुल, अमसाल ने इससे मिलते हुए कहा। थैंक यू, तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो, मदीहा ने इससे कहा। वो लोग वहीं बैठकर इधर उधर की बातें करने लगे। इन लोगों को यहाँ आए 2 महीने हो चुके थे। बासिल और अमसाल ने यूनी जाना शुरू किया तो सारिया बेगम ने सूखा सांस लिया था क्योंकि स्टडी की वजह से वो मसरूफ़ रहते थे तो इनकी शरारतें कुछ कम हो जाती थी। इन 2 महीनों में वो हवेली की सारी लड़कियों से दोस्ती बना चुकी थी। सानिया तो इसकी बेस्ट फ्रेंड बन चुकी थी। हाँ अलबत्ता जब भी वो कोई शरारत सोचते तो वो आराम से साइड पर हो जाती थी कि इससे भी जान से डांट नहीं खानी, क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से डांटती थी। वो दोनों तकरीबन सबके लाडले बन चुके थे, ख़ास तौर पर बिजन और मुस्तफ़ा शाह के। शायद इतने साल दूर रहने की वजह से वो इन्हें और भी प्यारे लगते थे, इसलिए इन्हें किसी भी बात से नहीं रोकते थे। जब से शहरयार ने इन्हें डांटा था तब से इन लोगों ने आदल को ज़्यादा तंग नहीं किया था। अलबत्ता इसकी गैर मौजूदगी में वो अपना हसब पूरा कर लेते। अदीत भी कई चक्कर लगा चुका था हवेली। वो जब भी हवेली आता अमसाल की खुशी और एक्साइटमेंट देखकर आदल झलका रह जाता। इससे अभी तक इल्म नहीं था अदीत अमसाल का सगा भाई है। रासम साहब और सारिया बेगम ने बीजान से कहा था अदीत फारिया का बेटा है तो इसी के नाम से जाना जाएगा, तो वो किसी से इस बात का जिक्र ना करें कि इसलिए ये सब बड़ों के अलावा दरियाब और जरियाब जानते थे और इनकी ज़बानी अमान भी सुन चुका था कि अदीत फारिया का नहीं सारिया बेगम का बेटा है। आदल अलबत्ता अभी तक बेखबर था, इसी वजह से वो जब भी इसे और अमसाल को इकट्ठे देखता वहाँ से वॉकआउट कर जाता था। इसे खुद पर भी हैरानी होती थी कि इसे क्यों बुरा लगता है, लेकिन फिर ये सोचकर खुद को मुतमईन कर लेता था कि इसकी कज़न है, शायद इसी वजह से इसका करीब आना, फ्रैंक होना इतना अच्छा नहीं लगता। पिछले 2 दिन से बासिल और अमसाल फारिया के पास शहर ही थे, जिसकी वजह से वो हवेली में अच्छा खासा सुकून था। ये घर में आज इतनी खामोशी क्यों है? बिचा ने लाला रूप से पूछा। ये खामोशी तो शुरू से ही है अम्मा जान, पहले कौन सी चहल पहल होती थी। हर कोई अपने काम में मगन रहता था, ये तो इन बच्चों के आने से रौनक हो गई है।
हवेली के लोग खुश रहने लगे हैं। हर वक्त कहकों और हंसी की आवाज़ें आती हैं और वो दोनों इस वक्त घर पे नहीं है, शहर में फारिया आपा के पास रह रहे हैं। लाला रूह ने कहा, हाँ सही कह रही हो, वाकई में दोनों बच्चों की वजह से रौनक लगी रहती है, दिल लगा रहता है। मेरे तो पहले तो बैठे बैठे उकता जाती थी। बेजा ने कहा, वैसे एक बात तो बताएं बेजा, आपने कभी भी हवेली की लड़कियों की इतनी छूट नहीं दी। कहाँ आप सर से दुपट्टा उतरने पर सुनाती डांट दिया करती थी। कहाँ हम साल की उल्टी सीधी हरकतों पर न सिर्फ मुस्कुरा देती हैं बल्कि आपने इसे कभी हल्का सा भी नहीं टोका। जबकि मुझे शुरू में लगा था कि आप इस पर भी सख्ती करेंगे। लाला रूह ने कई दिनों से अपने जहन में घूमता सवाल पूछ ही लिया था। सच पूछो तो बेटा, मैं कभी कभी हैरान होती हूँ कि मैं इसे कुछ कह क्यों नहीं पाती। और फिर तुमने देखा नहीं, जब सारिया इसको डांटती है तो कैसे मासूम सी सूरत बना लेती है। चाहे जितनी बड़ी शरारत कर ली, यकीन करो मेरा इसे डांटने को दिल नहीं करता। बिजा ने मुस्कुराते हुए कहा तो लाला रुख मुस्कुरा दी। सही कह रही हैं आप, इसे डांटने का तो वाकई दिल नहीं करता है। भी तो कितनी प्यारी, अगले बंदे को हाँ प्यार आ जाता है इस पर। पास बैठी हदीजा बेगम ने आदल के बालों में तेल लगाते हुए कहा, हाँ ये तो है। आदल के मुँह से बेसाख्ता निकला, जिस पर बीजा और लाला रूह ने हैरानगी से इसे देखा था। तेल लगाती हदीजा बेगम का हाथ भी इसके बालों में थमा था। सबका अपनी तरफ देखता पाकर वो हजल होकर रह गया। नहीं वो मेरा मतलब था कि बीजान आपको बाकी लड़कियों की तरह इस पर भी सख्ती करनी चाहिए ना। कितना तंग करती है। सारिया हाला को भी आदल ने बात बनाने की कोशिश की। अच्छा तुम छोड़ो इसे, सारिया को बुला कर लाओ, बच्चों को वापस बुलाए, बहुत रह लिया बीजान ने कहा तो लाला रूह ने मुलाजमा को सारिया को बुलाने का कहा। वैसे बेटा जी, तुम्हारा वही मतलब था ना जो तुमने बताया है। लाला रूह ने मानी हेजी मुस्कुराहट से आदल से पूछा तो वो मुस्कुरा दिया। जी बीजान आपने बुलाया? हाँ, ये ज़रा बच्चों को फ़ोन तो करो, इन्हें कहो वापस आ जाए, 2 दिन बहुत है बीजान, सारिया ने कहा। बीजान ने सारिया से कहा, छोड़े बीजान, लगता है आपको घर में सुकून अच्छा नहीं लग रहा, कुछ दिन रहने दें इनको वहाँ, हम भी थोड़ा रिलैक्स कर लेंगे ना बहू। क्या मतलब है तुम्हारा? है सुकून अच्छा लग रहा है, दिमाग ठीक है? इन बच्चों की वजह से घर में रौनक लगी रहती है। इनसे पूछो जिनकी औलाद नहीं है और तुम तंग आई हुई हो, तौबा करो भी। बीवी जान ने कड़ते लहजे में कहा, तुम ऐसा करो, मिसाल का नंबर मिलाकर मुझे दो, मैं खुद बात करती हूँ। बीजान ने कहा तो सारिया बेगम ने खामोशी से मिसाल का नंबर मिलाकर फ़ोन बीजान को दे दिया। अस्सलाम वालेकुम मामा, कैसी हैं? दूसरी तरफ से मिसाल के चहकती आवाज़ सुनाई दी तो बीजान मुस्कुरा दी। मामा नहीं, तुम्हारी दादी बात कर रही हूँ। कैसी हो? शहर जाकर तो तुम दोनों भूल ही गए हो कि हमें ना कोई खबर, ना खैर, ना कोई खबर। बीजान ने शिकवा किया। ओ हाजरा डार्लिंग, ओ हाजरा डार्लिंग, आपको कैसे बोल सकते हैं? आप भी भला कोई भूलने वाली चीज़ है? मिसाल ने की शरारत से भरपूर आवाज़ सुनाई दी तो बीजान हंस दी। अच्छा ये बताओ वापस कब आना है? बीजान ने पूछा। क्यों, आपको हमारी याद आ रही है क्या? हाँ बहुत ज़्यादा, 2 दिन हो गए हैं तुम दोनों की शक्ल देखे हुए। अच्छा बताओ कब आ रही हो? आप हुक्म करें, हम अभी आ जाते हैं। चलो आ जाओ फिर, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। ठीक है, हम थोड़ी देर तक आपके पास होंगे। ध्यान से आना और गाड़ी आहिस्ता चलाना, अल्लाह तुम लोगों को अपने अमान में रखे। बीजान ने कहा। ओके अल्लाह हाफिज़, मिसाल ने कहते हुए कॉल कर दी। अमान आदल के कमरे में दाखिल हुआ तो वो खिड़की के पास खड़ा था। यार आदल, मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले काम कहा था। अमान ने मोबाइल पर उंगलियां चलाते हुए आदल से कहा। काफ़ी देर तक वो इसकी तरफ से कोई जवाब ना पाकर इसने सर उठाया तो इसको इसी पोजीशन में खड़े पाया तो इसे जंबा हुआ। उठकर इसके पास जा खड़ा हुआ और इसकी नज़रों के ताक़ब में देखा तो इसके होंठों पर मुस्कुराहट रेंगी। रांची का न्यू वर्जन देखना है तो आदल के रूम में आ जा। अमान ने दरियाब को मैसेज किया। थोड़ी ही देर में दरियाब भी आ गया, लेकिन इसकी पोजीशन में हनूस कोई फ़र्क नहीं आया। दरियाब ने कुछ बोलने के लिए लब वाक़ यही थे कि अमान ने होंठों पर उंगली रखकर इसे खामोशी से आदल की तरफ इशारा किया तो दरियाब हैरानी आगे बढ़ा। थोड़ा सा सार आगे करके देखा तो इसकी आंखें फैली। सामने अमसाल आम के दरख्त के नीचे बैठी नोट्स बनाने में मगन थी। इसने पलट कर आदल की जानिब देखा जो इर्द गिर्द से बेनियाज बेखबर होंठों पर गहरी मुस्कुराहट लिए इसे देख रहा था। वो दोनों वहीं बैठ के मिसाल चीज़ें समेटते हुए वहाँ से उठी तो आदल भी वापस पलटा और इन दोनों को बेड पर बैठे अपनी तरफ मानी हैसी अंदाज में देखता पाकर ठटक गया। इन दोनों के अंदाज से बता रहे थे कि वो न सिर्फ काफ़ी देर से बैठे हैं बल्कि सब देख और समझ भी चुके हैं। बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। दरियाब ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे भी याद आया है, एक शेर सुनाऊं? इरशाद इरशाद, दरियाब ने कहा। अर्ज़ किया है जिसे सोच कर लबों को हंसी छू जाए। वाह 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 वाह, दरियाब ने सरदना आदल मुँह खोले दोनों को देख रहा था। जिसे सोच कर लबों को हंसी छू जाए, एक ऐसा खूबसूरत ख्याल हो तुम। अमान ने गहरी मुस्कुराहट पर चोट की तो वो सर पर हाथ फेर कर रह गया। तुम लोग कब आए? आदल ने बात बदलते हुए पूछा। इसके पूछने की देर थी कि वो दोनों शुरू हो गए जब तुम इर्द गिर्द से बेगाना होकर दीदार यार में मसरूफ़ थे। दरियाब ने कहा। वैसे कब से चल रहा है? अमान ने भी हिस्सा डाला। हाँ कितने मिसने हो, बिनक तक नहीं बढ़ने दी।
दरियाब ने लुकमा दिया। एक बात तो बताओ, तुम्हें तो मिचोर और खामोश तबीयत लड़कियाँ पसंद थी ना, तो ये अचानक कैसे काया पलटी? आप बोलो भी, मुंह में घुंघनियाँ क्यों डाल कर खड़े हो? अमान ने फिर सवाल दागा। वो होंको की तरह खड़ा इनका मुंह देख रहा था। सालों कुछ बोलने दोगे तो बोलूँगा ना, आदल ने तब कर कहा। सालों से याद आया, ध्यान रखना कहीं अपने होने वाले सालों से मार न खा लेना। जानते हो ना, सबके सबकी जान देते हैं इस पर। अमान ने हंसते हुए कहा, हाँ यार, वाकई इजहार मोहब्बत करने जाओ तो हफाजती इक़दामात करके जाना। इसके भाई तो एक तरफ बाखुदा अमसाल खुद भी बड़ी अच्छी हल्की फैंटी लगाती है। मैं इसको रोड पर 2 लड़कों को मारता देख चुका हूँ, दरियाब ने कहा। अब तुम लोग मुझे डरा रहे हो? आदिल इनके पास बेड पर घिरा था। हाँ हाँ ब्रो, डरा नहीं रहे, हकीकत बता रहे हैं। इस दिन मैंने तो इसको इन लड़कों की धुलाई करते देखकर हैरान था, दरियाब ने हंसते हुए कहा, और इनको बताने लगा कि कैसे लड़कों के इसने बदतमीज़ी करने पर इसने इन्हें मारा था। अमसल यार, तुम में तो कोई लड़कियों वाली कोई बात नहीं भी नहीं है यार, यह है भी या नहीं? इसने बेहतियात सोचा। देखो बाजी, मैंने अपने पौधे लगा लिए हैं, अमसाल ने हाथ झाड़ते हुए कहा। वो दोनों इस वक्त लान में पौधे लगा रहे थे। चूंकि इतवार था इसलिए यूनी से छुट्टी होने की वजह से दोनों लान की सफाई कर रहे थे। सफाई के बाद बादल नर्सरी जाकर पौधे ले आया, तो जो कि वो दोनों मिलकर लगा रहे थे। रासिम साहब और शरिया लाउंज में बैठे सबके साथ चाय पी रहे थे, जबकि सारिया बेगम बाकी खवातीन के साथ किचन में थी। लाउंज की खिड़की शीशा होने की वजह से वो सब इन दोनों को काम करता देख रहे थे। सुबह इन दोनों को सुकून से काम करता देखकर सारिया बेगम ने सुख का सांस लिया। बावजूद इसके जानती थी कि यह सुकून आर्जी है, किसी भी वक्त ख़त्म हो सकता है। हाँ देखो, मैंने भी लगा लिए। हमसाल हाथ झाड़ते हुए जाने के लिए मोड़ी थी कि इसके पीछे मिट्टी बिखरी हुई थी और पौधों का पानी देने की वजह से कीचड़ सा बन गया था। बासिल ने अचानक अपना पाँव इसके आगे कर दिया तो धड़ाम से कीचड़ में जा घिर ली। बासिल ने वहीं खड़े होकर कहके लगाने शुरू कर दिए। इसको यूं कहके लगाता देखकर हमसाल भड़क ही उठी थी। इससे पहले बासिल पीछे हटता, हमसाल वहीं बैठे इसकी टांग से पकड़ कर खींचा तो वो मुंह के बल किचन में जा गिरा। हमसाल ऊंची आवाज़ में हंस रही थी। चाय पीते रासिम शाह की नज़र पड़ी तो वो मुस्कुरा दिए। शहरी, आज इन दोनों को तुम्हारी माँ के हाथों पिटने से कोई नहीं बचा सकता, तुम भी नहीं। रासिम शाह ने शहरिया से कहा तो साहब ने खिड़की की तरफ देखा, जहाँ हमसाल अब मुठ्ठियाँ बार बार कर इस पर कीचड़ फेंक रही थी, जिस पर बासिल का सारा मुंह और बाल मिट्टी से भर गया था। अचानक बासिल ने इसको गर्दन से पकड़कर इसका मुंह कीचड़ में डाल दिया तो शहरिया बेद कर खड़ा। ये पागल हो गया, इसको चोट लग जाएगी, स्टूपिड। वो बाहर जाने के लिए बढ़ा ही था कि रासिम शाह ने इसे रोक दिया। बैठ जाओ, इनके पास जाना इस वक्त किसी भी खतरे से हाल ही नहीं होगा। ये तो आज जूतियाँ खाएंगे ही, कहीं माँ के हाथों तुम भी ना पिट जाना। बाहर से आती चीखों और कहकों की आवाज़ सुनकर सारिया बेगम ने बेख्तियार गहरी सांस ली थी, गोया इनका आर्जी खून भी खत्म हुआ था। आवाज़ों से इतना तो समझ चुकी थी कि दोनों कुछ न कुछ कर चुकी हैं। सिंह पर हाथ धोकर वो बाहर बढ़ी तो इनके पीछे बाकी खवातीन भी निकली और सामने का मंजर देखकर सारिया बेगम का दिल चाहा वो खुद को शूट कर ले। शोर की आवाज़ सुनकर शाह बीबी भी अपने कमरे से बाहर निकल आई और हैरान सी खड़ी सामने की सूरत हाल देख रही थी। पहले कहाँ देखा था ऐसा कुछ इस हवेली में, और जब से ये दोनों आए थे कुछ ना कुछ नया ही देखने को मिलता था। और वो दुनिया जहाँ से बेनियाज एक दूसरे पर मिट्टी कीचड़ फेंकने में मसरूफ़ थे। वो दोनों एक सफ़ेद कपड़े या मिट्टी रंगत में बदल चुके थे। सारिया बेगम कुछ देर तक वहीं खड़ी रही। वो गुस्सा पीने की कोशिश कर रही थी या शायद ये समझने की कोशिश कर रही थी कि इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए। अचानक वो झुकी, अपने पाँव से जूती उतारी और दोनों की तरफ बढ़ी। इनको इस तरह जाता देख शहजाद जल्दी से इनके पीछे लपका। हमसाल सारिया बेगम को अपनी तरफ आता देख चुकी थी। बादल की चूंकि इनकी तरफ पेड़ थी इसलिए वो नहीं देख पाया था। इतने में सरियाब और आदल हवेली में दाखिल हुए तो सबको बाहर जमा देकर इनकी तरफ बढ़े। क्या हुआ है यहाँ? आदल ने अमान से पूछा। क्या हुआ है यहाँ? वो तो तुम दोनों देख नहीं पाए। हाँ अलबत्ता, आगे क्या होगा इसे देखो और इंजॉय करो। सारिया मुमानी के तासरात बता रहे हैं कि आज इनकी खैर नहीं। अमान ने मुस्कुराते हुए कहा। बाजी मामा, अमसाल ने बादल से कहा और आहिस्ता आहिस्ता कदम पीछे लेने। चल झूठी, अब मामा का नाम लेके डरा रही हो। अभी तो मुझे तुम्हें 2-4 डुबकियाँ और देनी है इस कीचड़ में और तुम बुज़दिलों की तरह पहले ही भाग रही हो। बादल ने भड़क मारते हुए कहा। अमसाल ने बादल को भागने का इशारा दिया, जबकि वो तो जब तक वो समझता सारिया बेगम उसके सर पर पहुंच चुकी थी। अमसाल तो भागकर सामने से आते शहरियात तक पहुंच गई थी, दूसरे लफ्ज़ों में सेफ हो गई थी, जबकि बादल इनके हत्थे चढ़ गया था। शर्म तो नहीं आती तुम दोनों को? बच्ची हो क्या? मजीद कितना बड़ा है तुम दोनों ने। और बादल, तुम्हारे क्या करूँ मैं? कोई एक भी हरकत है समझदार और मचूर लड़कों वाली? शर्म और हया है या नहीं? सारिया बेगम इसे जूता मारा। जी मामा, हया तो हमारी क्लास फेलो थी, लेकिन कुछ दिन पहले ही इसकी शादी हो गई है। मंगनी तो बचपन से ही हो गई थी। अब इसके ससुराल वालों ने कहा कि इन्हें जल्दी शादी करनी है तो वो अपने शोहर को प्यारी हो चुकी है। अमसाल ने मासूमियत से कहा, जो इनका खून खिलाने को काफ़ी था। इनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। करें तो करें क्या? बस बहुत हुआ। मैं कह रही हूँ शहरी, इसके लिए कोई लड़का देखो, रुखसत करो। मैं नहीं संभाल सकती मजीद से। गंदी औलाद को ससुराल जाएगी तो खुद ही अकल ठिकाने आ जाएगी।
हाय अल्लाह, मामा आपसे कितनी बार कहा है मेरे सामने शादी और ससुराल का नाम मत लिया करो। मुझे शम्मियाँ आती हैं। अमसाल ने शहयार की जैकेट का कोना पकड़कर दांतों तले दबाते हुए आंखें बटपटाकर कहा। इसकी इस बात सुनकर शहयार की जैकेट पकड़कर दांतों तले दबाते देखकर सबने बेसाख्ता कहका लगाया था। शर्म शर्म आती है, पता भी है शर्म किस चिड़िया का नाम है। सारिया बेगम ने पूरी कुव्वत से इसकी तरफ देख जूता फेंका, जो शहरियार के साइड होने पर की वजह से इसके बाजू के साथ लगी। अमसाल को तो नहीं बल्कि अलबत्ता शहरियार के कंधे पर लगा था। वो बेख्तियार करा उठा। अल्लाह मामा, इतनी ज़ोर से? शहरियार ने कंधा मसला तो सारिया अपना सर पकड़ के वहीं बैठी। तुम दोनों एक ही बार बता दो और कितना तंग करना है मुझे, सारिया बेगम ने थके थके अंदाज में कहा। वाजी, तुम्हें शर्म नहीं आती? क्यों मामा को तंग करते हो? कितना मना करती हूँ, इंसान बन जाओ तुम। कहते हुए अमसाल ने पास पड़ा सारिया बेगम का जूता उठाकर बादल की कमर में दर मारा तो वो बुलबुला उठा। क्या तकलीफ है तुम्हें मोटी औरत? बादल ने चीखा। तुमने मुझे औरत कहा? अमसाल ने होनहार नज़रों से घूरा। नहीं, मैंने साथ में मोटी भी कहा। लगता है तुमने वो नहीं सुना। बादल ने इसको चिढ़ाया। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। अमसाल इसको मारने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन शहरियार के हिसार में होने की वजह से कसम खाकर रह गई। मामा, वो अभी आप शहरी भाई से कह रही थी ना कि ये बिगड़ गई है, इसकी शादी वगैरह कर दो, तो वो मुझे कहना था कि मैं भी इसके साथ ही बिगड़ा हूँ, तो मेरा भी साथ ही कुछ सोच लीजिएगा। बादल ने आंखें घुमाई। रुको, तुम्हारा तो मैं अभी कुछ सोचती हूँ और तुम हटाओ इसे। अपने कपड़ों का भी सत्यानाश मार लिया तुमने। सारिया बेगम ने पहले बाजुल और फिर शहरियार को गिरकर, जो कि अमसाल के कीचड़ में लथपथ होने की वजह के बावजूद बाजू के हसार में लिए खड़ा था और अंदर जाने के लिए बढ़ी, और इनके पीछे बाकी लोगों ने भी अंदर की जानिब कदम बढ़ा रही है। इन दोनों को अपने पीछे आता देखकर वो पलटी। खबरदार, जो इस हालत में तुम दोनों ने अंदर कदम भी रखा, टांगे तोड़ कर रख दूंगी। और तुम चलो मेरे साथ। हर वक्त की बेहया वजह हमायत ने बिगाड़ कर रख दिया। इन दोनों को वार्न किया और शहरियार को खींचते हुए अंदर ले गई। तो वो दोनों उन्होंने मदद तलब नज़र से राशन साहब को देखा तो उन्होंने कंधे झुका दिए, जब जैसे कह रही हूँ ये मेरा मसला नहीं है। बाबा, आप ऐसा कैसे कर सकते हो, वो भी अपनी औलाद के साथ? हाउ मीन, अमसाल ने सदमे से कहा। बेटा जी, इस वक्त आपकी हमायत मुझे बहुत महंगी पड़ सकती है, इसलिए मेरी मेरी तरफ से माजरत कबूल कीजिए आए। वो कहते हुए अंदर चल दिए। हक हा बाप, बाप ना रहा, अमसाल कहते हुए लान की तरफ मुड़ी। यार बाजी, ये हम लोगों की खिड़कियाँ फैलाने की सलाहियत तो काम आएगी। तुम ऐसा करो, खिड़की की तरफ से जाओ अपने कमरे में, और मैं दरवाजे से जाती हूँ। मामा लोग शायद किचन में जा चुकी हैं। वैसे भी मैं मामा से कह दूँगी इतने सारे मुलाजमों के सामने कीचड़ में लथपथ घूमती अच्छी लगेगी क्या भला? मिसाल ने कहा तो बादल ने सर हिला दिया और खिड़की की तरफ चल दिया। इसको खिड़की की तरफ बेच कर वो खुद दरवाजे की तरफ बढ़ी और फ़ोन कान से लगाई। अजलस से पुलिस स्टेशन के लिए निकलते आधा से जग टूटी। ओ तेरी, तुमने क्या किया? मेरा यूनिफॉर्म हराब कर दिया। करने की कसम खा रखी है। अल्लाह जी, ये क्या हो रहा है? मामा से बची तो एसपी में अटकी। अमसाल ने आंखें मिचते हुए बड़बड़ाई। इसको यूं आंखें मिचकर बड़बड़ाते देख आदल ने गहरा सांस लिया। जब थोड़ी देर तक कोई आवाज़ ना आई तो एक आंख खोल कर देखा तो इसे खुद को घूर था पाया। वो मुझे मामा बुला रही हैं, आप यहीं रुके, मैं इनकी बात सुनकर आती हूँ। कहते हुए वो अंदर की जानिब आ गई तो वो सर झटक कर वापस मुड़ा, क्योंकि यूनिफॉर्म पुलिस स्टेशन जाने के काबिल नहीं रहा था। अमसाल अपने कमरे में बैठी पढ़ रही थी और जब बाहर से बीजान की ऊंची आवाज़ सुनकर चौंकी, क्योंकि आमतौर पर वो ऊंची आवाज़ में बात नहीं करती थी। किताब को वहीं रखे वो बाहर नहीं। बीजान नीचे खड़ी मुलाजमा पर बरस रही। ये दादों में सुल्तान राय की रूह आ गई है क्या? अमसाल ने सीढ़ियों के पास खड़ी रमस ली। पागल हो तुम भी? अमल ने इसके सर पर जबर लगाई। दादो, क्या हुआ है? क्यों गुस्सा कर रही हैं? कुछ नहीं पुत्र, दिमाग खराब कर रखा है इन मुलाजमों ने, बीजान ने नागवारी से कहा। अमसाल ने मुलाजमों को इशारा किया तो वो सर पर पाँव रख कर भागी। अच्छा छोड़े ना, हुआ हाँ मैं अपना बीपी हाई कर लेंगी। वैसे सच्ची बात बताऊँ, ये हाथ में अपनी लाठी पकड़े ऊंची ऊंची आवाज़ में बढ़ के मारते हुए आप मौला झटका जन्नाना वरिए लग रही हैं। ओए हट जा ओए, अज इत्थे लाशां बिछड़नियां, लाशां जट नूं अज खून दियां नदियां बहा देनियां ने ओए। अमसाल ने हंसते हुए सुल्तान राय की नकल की। चल हट, दादी से मस्खरी करती है। फौजिया बेगम ने बेख्तियार खदीजा बेगम की तरफ देखा। कहाँ किसी को इनकी बात में मुदाखलत करने की इजाज़त नहीं थी, कहाँ वो मुस्कुरा रही थी। इन मुलाजमों पर सख्ती करनी पड़ती है, तुम्हें नहीं पता? ये जमाल शाह की हवेली जाकर इस घर की एक एक बात बताती है। शक तो मुझे पहले ही से था, लेकिन आज मैंने इसके मुंह से सुना है। फरीदा को बता रही थी कि बिजरान संजिंदा ओथोके छोड़े ना, बीजान मिट्टी डालें। वैसे भी हमने कौन सा कुछ गलत करते हैं जो इनको पता लगने का खदशा होगा? आप परवाह ही ना किया करें। अमसाल ने बीजान को जोर से हाँ करते हुए कहा। अच्छा अच्छा, ज़्यादा सियानी ना बन, पीछे हो, मेरे दम घुट रहा है। बीजान ने इसे पीछे करते हुए कहा। बीजान, आपने भी ना कभी बंदर देखे? आदल ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। तो बीजान ने हैरानी ने क्या मतलब पुत्र, बंदर भला किसने नहीं देखा होगा? बीजान ने सवालिया नज़रों से उसे देखा, गोया बात करने का मकसद जानना चाहा हो। ऊपर देखे। बीजान ने नासमझी से ऊपर देखा तो हक रह गई। अमसाल दूसरे पोर्शन के
छज्जे पर पाँव लटकाए कानों में हेड फ्री लगा कर बैठी थी और साथ साथ हदीस से भाई बातें कर रही थी। अमसाल ऊपर क्या कर रही हो बच्चा, गिर जाओगे, बीजाने से आवाज़ थी जो कि हैंड फ्री होने की वजह से इस तक न पहुंची। अमसाल अब की बार उन्होंने ऊंची आवाज़ में वगैरह मैसेज टाइप करते करते इसने सर उठाया तो बीजान को अपनी तरफ मुतवज्जा पाया। दादो मुझसे कुछ कहा आपने? अमसाल ने हैंड फ्री कानों से निकाले। हाँ बच्चे ऊपर क्या कर रही हो, गिर जाओगे, नीचे आओ। वो जो ऐसे ही सबसे अलग होकर बैठी अदीस से बात कर रही थी, इसको शरारत सोचे। दादो मैं खुदकुशी करने लगी। अमसाल ने समाने पाए का दुख चेहरे पर से। हाय क्यों मेरी बच्ची? बीजान ने सीने पर हाथ रखा। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, सब कहते हैं कि मैं इन्हें तंग करती हूँ। मामा भी मुझसे प्यार नहीं करती, वो भी डांटती हैं, कहती है मैं अच्छी बेटी नहीं हूँ। आदि भाई भी डांटते हैं, सब गुस्सा करते हैं मुझ पर। बस विजान अपना इस जहाँ में गुजारा नहीं है। मैंने फैसला कर लिया, मैं जान दे दूँ कि मगर मजीद आप लोगों को कोई तकलीफ़ नहीं दूँगी। अमसाल ने अपने नदीदान से साफ किए। आदल ने इसके भाई कहने पर दिल में इस्तग़फ़ार पड़ा। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। अलविदा दुनिया वालों, मैं जा रही हूँ। अमसाल ने हाँ खिलाई। ना मेरी बच्ची, सब तुमसे प्यार करते हैं, तुम नीचे आ जा। सारिया बहू कहाँ हो तुम? बीजान ने सब जगाते हुए कहा। साथ ही सारिया बेगम को आवाज़ दी। क्या हुआ अम्मा जान? क्या कहा है तूने? जो बच्ची से जो खुदकुशी करने पर तुल किया? बीजान ने सारिया बेगम को गिरफ्ते हुए मिसाल की तरफ इशारा किया तो उन्होंने ऊपर देखा तो गहरी सांस लेके रही। कुछ नहीं होता बीजान, कौन सा पहली बार हुआ, ये अक्सर ऐसी जगहों पर ही पाई जाती है, फिक्र मत करें। सारिया बेगम ने बीजान को तसल्ली दी। अपनी बेटी को अच्छे से जानती थी। बीजान का डर देखकर वो फैल रही थी। ना बहू क्या मतलब है तुम्हारा? है इसका मतलब वो सच कह रही थी? तुमने ज़रूर इसे कुछ कहा जो नौबत यहाँ तक आ गया। बीजान ने से घूरा। साले नीचे आ जाओ, तुम्हारी दादो परेशान हो रही हैं। सारिया बेगम ने बेजारी से कहा। देखा देखा आपने दादो, ये नहीं कहा कि मैं परेशान हो रही हूँ, ये तो खुश होंगी ना कि अच्छा है जान छूट जाएगी। बस अब तो पक्का तक जब तक मैं खुदकुशी न कर लूँ नीचे नहीं आऊँगी। अमसाल ने अपनी तेज धमकी लगाई। वो भी इसी की माँ थी। पास खड़े आदिल को देखते हुए गोई। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। आदिल बेटा जब ये खुदकुशी कर ले तो कंफर्म करने के बाद मुझे बता देना, मैं आके रो पिट लूँगी। सारिया बेगम कहती दोबारा अपने कमरे में जा चुकी थी जबकि वो पीछे मुँह बना कर गई। अच्छा दादू आप परेशान मत हो, मैं आती हूँ, कहते वो उठ खड़ी हो। क्या करती हो पुत्र? गिर जाती तो भी जाने से आपने हाथ लगाया। मैं मजाक कर रही थी आपसे दादू, वो हदीस से बात कर रही थी ना तो नीचे डिस्टर्ब हो रही थी तो मैंने सोचा कि सबसे अलग बैठ कर बात कर रही थी। अमसाल की बात सुनकर आदत सुलग कर रह गया। अमसाल तुम यहाँ बैठ कर भी तो अदीत से बात कर सकती थी ना, ऐसे भी क्या प्राइवेसी? बिजान को परेशान करके रख दिया। अदीत के नाम पर जोर देते हुए आदिल ने चब्बा चब्बा कर कहा था। इस वक्त वो बिल्कुल भूल गया था कि बिजान की तवज्जो इसकी तरफ इसी ने ही दिलवाई थी। तुम्हें शायद पता नहीं है, अदीत से मेरी सीक्रेट गुफ्तगू ही चल रही थी और वाकई इसकी सीक्रेट ही बात थी। दरअसल इसने आज है यूनी से आते हुए ग्रीन कलर की स्पोर्ट्स कार देखी थी रोड पर गाड़ियों का, तो इसे शुरू से ही हादसा शौक रहा था जिससे सारिया बेगम चिढ़ती थी कि इसकी एक भी हरकत लड़कियों वाली नहीं है। इस वक्त भी वो सारिया बेगम से छुप कर अदीत को गाड़ी की तस्वीर बताती है कि मुझे वही वैसी गाड़ी चाहिए जिस पर इसने कहा कि 2 या 3 दिनों में आ जाएगी। इसकी बात सुनकर आदल जलता मनता वहाँ से उठ गया। पीछे वो कंधे उचका कर रह गई। घुटनों तक आती रेड टी शर्ट और ट्राउज़र में सर पर कैप लिए कमर से नीचे तक बालों को पोनी में बांधे वो अकेली फुटबॉल खेल रही थी। सानिया से कहा तो इसने मना कर दिया कि मुझे तो खेलना नहीं आता, तो वो अकेली ही खेलने लगी। अचानक इसकी नज़र अमान पर पड़ी जो मोबाइल में कुछ देखकर मुस्कुराते वो सर जड़ेकर दोबारा खेलने लगी। काफ़ी देर बाद जब वो दोबारा इसने नज़र उठाई तो अमान अभी तक वहीं बैठा था। इसे हैरानी हुई, वो ज़्यादातर तक ऐसे बैठने वाला बंदा तो नहीं था, हर वक्त किसी न किसी काम में मसरूफ़ रहता था। कुछ सोचते हुए वो उल्टा चक्कर काटते हुए इसके पीछे जा खड़ी। मोबाइल में जानका तो शामीन की तस्वीर देखकर उछली थी। तस्वीर शायद इसकी बेखबरी में ली गई थी क्योंकि तस्वीर में वो रिमोट हाथ में पकड़े टीवी की तरफ मुतवज्जो थी। ओह तो ये चल रहा है, मैं भी कहूँ भाई। अम्मान शाह अकेला बैठा मुस्करा रहा हो, अमसाल ने आंखें घुमाते हुए कहा और वहीं इसके पास गिरने के अंदाज में बैठी। इसके अचानक हमले पर अमान के हाथ से मोबाइल छूट कर गिरा था। अमसाल को देखकर इसने गहरी सांस ली। वैसे एक बात तो बताएं, जब वो हर वक्त आपके सामने जिंदा मौजूद रहती है तो फिर छुप छुप कर तस्वीर लेने और देखने का क्या फ़ायदा? आप सीधा सीधा जाके इसके पासवर्ड जाएँ और दिल भर कर देखें। लेकिन फिर भी वो क्या कहते हैं, 2 आँखों से कितना देखा जा सकता है। मिसाल ने मशवरा दिया। नहीं गुड़िया, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे तुमसे मेरी माँ ने बात बनाने की कोशिश की कि इन आफ़तों को पता चलना मतलब पूरी हवेली क्या पूरे गाँव को पता चला। ओह अच्छा, तो फिर आप तस्वीर को बहुत ही लविंग और केयरिंग भाई की नज़र से देख रहे होंगे। कोई नहीं, मेरी भी बहुत सारी पिक्चर शहरी भाई और रदी के मोबाइल में है। अमसाल मुस्कुराते हुए कहा तो इसने बेसाख्ता अस्तगफिरुल्लाह कहा। नहीं अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, माँ ने सर खुजाया। ऐसी अब बात नहीं है, वैसी भी नहीं है, तो फिर बताएं ना कैसी बात है। अमसाल ने कहा प्लीज़ किसी को कुछ मत कहना, मैं नहीं चाहता इस पर कोई हर्फ आए।
कम ऑन, अब इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि किसी की इज़्ज़त ख़राब करूँगी। अमसाल ने नाराज़गी से कहा तो अमान मुस्कुराया। मतलब थोड़ी बहुत हो ही। अमसाल ने दाँत दिखाए थे। अच्छा मैं चलती हूँ, हमारे लायक कोई खिदमत हो तो ज़रूर बताइएगा। यकीन करें मायूस नहीं होंगे। इतने में शहरयार और अदीत हवेली में दाखिल हुए तो अमसाल को फुटबॉल खेलता इसकी तरफ बढ़े। क्या कर रहा है मेरा बच्चा? शहरयार ने नरमी से इसको साथ लगाया। कुछ नहीं भाई, खेल रही थी अकेली। शहरयार ने तो रुत देखते हाँ वो बाजी मामा के साथ गया हुआ है ना, और सानी को खेलना नहीं आता। अमसाल ने मुँह बनाया। अरे हमारे होते हुए हमारा बच्चा अकेला खेल रहा है, और मैं खेलता हूँ तुम्हारे साथ। अदीत ने नरमी से कहा। नहीं ना, आप लोग थके हुए होंगे ना, और शहरी भाई भी अभी कराची से वापस आए तो थक गए होंगे ना, आप जाके रेस्ट करें। मैं ठीक हूँ। हाँ भाई तो वाकई थके हुए हैं शहरी भाई, आप जाकर रेस्ट करें, मैं गुड़िया को कंपनी देता हूँ। दीन ने आस्तान के कफ मोड़ते हुए कहा तो वो सार हिलाता अंदर चला गया। वो दोनों खेलने में मसरूफ़ हो गए थे। इन दोनों को कटा खेलता देख अपने कमरे की खिड़की में खड़े आदल ने ज़ोर से खिड़की का पट बंद किया था। बादल, मैंने कुछ चीज़ें मंगवानी है, लिस्ट बना दी है, जाके ला दो। अमसाल ने बादल के सामने लिस्ट लाया। मैं तुम्हारा नौकर लगा हुआ हूँ, जब देखो ऑर्डर लगाती रहती हो, और छोटी बन के रहो, ज़्यादा बड़े बनने की ज़रूरत नहीं है, और आइंदा तमीज़ से बात करना मेरे साथ। बड़ा हूँ तुमसे। बादल ने सर लहजे में कहा। इस बात से बेखबर के वो हाल में दाखिल होते दीद और शैया की सख्त नज़रों के सामने साहब ने इसे हैरानी से देखा। कहाँ इस पर जान देने वाला बादल इतनी बुरी तरह से डांट रहा है। बाजी क्या हो गया, क्यों डांट रहे? दिमाग ठीक है? सारिया बेगम ने इसे गिरा। मामा आप बीच में मत बोले, बहुत बिगड़ चुकी है ये, बादल ने इसी टोन में कहा। इससे पहले दीद आगे बढ़ता यह ने से रोक दिया। बाजी तुम नाराज़ हो? इससे मिसाल ने रोहान सी हुई। लोगों की ज़रा ना परवाह करने वाली मिसाल की अपनी भाइयों की थोड़ी सी नाराज़गी के बाद जान बनाती थी। कहा ना तमीज़ से बात करो, ये तुम क्या होता है? आप बोलो, कुछ ज़्यादा ही सर पर चढ़ गई हो। बादल ने नागवारी से कहा तो वो खामोशी से इसके सामने खड़ी लब काटने लगी। जबकि काफ़ी देर तक इसकी तरफ से जवाब न आया तो इसने सर उठाया। मिसाल की आंखों से आंसू बहकर गालों तक आ गए थे। इसको यूं रोता देखा वो खिला के रह गया। तुम रो क्यों रही हो यार? साले मैं मजाक कर रहा था, सच्ची आई एम सॉरी, मैं बस एवं ही रूप झाड़ रहा था। सीरियसली मैं मजाक कर रहा था, तुम तो रोने ही लगी। बादल ने इसको अपने साथ लगाया। यार अब ऐसा भी करो कि बस करो, सलाह लेने क्या प्लीज़, तुम शायरी भाई और अदीत को मत बनाना प्लीज़। अच्छी बहन है। इससे पहले वो बाद में करता है मुकम्मल कहता, पीछे से किसी ने इसके कंधे पर हाथ रखा। वो पीछे मुड़ा तो अदीत और शहरयार से जिन नज़रों से इसे घूरा, इसे अपनी रूह फना होती महसूस। चल बाजी अब तेरी है नहीं, इसे बेख्तियार सोचा। शहरयार ने अमसाल को इससे अलग करके अपने साथ लगाया तो वो ज़ोरों शोर से रोने लगी। भाई इसने मुझे इतनी ज़ोर से डांटा था, कहते हैं तमीज़ से बात करो, और ये कहते हैं कि बड़ा है मुझसे, मैं बिगड़ गई। अमसाल ने रोते हुए कहा। चला मैं तो इसे तमीज़ से बात करता हुआ। दीद ने इसको गर्दन से पकड़ा। या भाई यार सॉरी, मैं मजाक कर रहा था। बादल में मिलाया और मदद तल नज़र से शहरयार को देखा। और मजाक में तूने उसे रुला दिया। अतीज आज तुझे छुट्टी है, जो करना है इसके साथ कर, मैं नहीं रोकूंगा। शहरयार ने मिसाल को अपने साथ सोफे पर बैठाते हुए कहा। कह रहा था सर पे चढ़ा रखा है। अदीत ने इसकी कमर में मुक्का मारा तो वो बिलबिला उठा। ओके जी नाजरीन, तो देखते हैं आगे क्या होता है, बादल के साथ कैसा सलूक किया जाता है। जस्ट एक छोटा सा मजाक, और मजाक में भी उसने मिसाल को तकलीफ़ पहुंचाई है तो मार तो पड़ेगी। और देखने के लिए आगे क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में हमारे साथ जुड़े रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमान अल्लाह। मिलते हैं अगली एपिसोड के साथ।